हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सुनील फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। ध्यान से देखिए कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। कि आपने पढ़ा अभी तक फाइनल अकाउंट पढ़ लिया। फाइनल अकाउंट में आपने देखा कि आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। वो हो गया डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होता है। हर एक एंट्री का ड्यूल एस्पेक्ट होता है। हम ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट को लेते हैं गिव एंड टेक बेसिस पे। हमें मिला क्या और हमें खोया क्या। सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट अनसाइंटिफिक है। उसका कारण है ये जो सिस्टम है ये छोटे बिजनेस हाउसेस पे लागू होता है। अगर बड़े बिजनेस हाउसेस डबल एंट्री सिस्टम को लागू कर लेंगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और बेनिफिट कम हो जाएगा। उनको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, कंप्यूटर सिस्टम लगाना पड़ेंगे, तो उनका खर्चा ज्यादा आएगा, शायद उनकी इतनी आमदन ना हो। तो इसलिए जब कॉस्ट बेनिफिट से ज्यादा हो, यानी कि कॉस्ट ज्यादा और बेनिफिट कम, तो इस प्रिंसिपल को लागू नहीं करते। तो फिर उसके लिए है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई भी छोटा बिजनेसमैन अपने तरीके से रिकॉर्ड बना लेता है। वो कैश बुक मेंटेन करता है और पर्सनल अकाउंट मेंटेन करता है। कैश बुक इसलिए मेंटेन करता है कहां से कैश आया, बैंक में डिपॉजिट हो गया, बैंक से कितना निकलवाया, किसी को पेमेंट कर दिया। एक तो हो गया कैश बुक और दूसरा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हो गया डेटर क्रेडिटर। डेटर से वो उधार देता है तो डेटर बढ़ता है, पैसा कलेक्ट करता है तो डेटर कम हो जाता है। उधार लेता है तो क्रेडिटर बढ़ता है, उसको पेमेंट देता है तो क्रेडिटर कम हो जाता है। तो सिर्फ दो चीजें बनाता है, कैश बुक और पर्सनल अकाउंट। वो रियल और नॉमिनल अकाउंट नहीं बनाता। इसका मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिनके वो दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है और कुछ ऐसी हैं जिनका वो एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता है और कुछ ऐसी हैं जिनको वो करता ही नहीं है। जैसे रियल अकाउंट और नॉमिनल को वो रिकॉर्ड ही नहीं करता है। अगर वो कैश किसी डेटर से ले तो उसको दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना पड़ेंगे। डेटर से मिला तो उसका कैश बढ़ गया और डेटर कम हो गया तो दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना पड़े। और अगर उसने बैंक से कैश निकलवाया अपने एक्सपेंस के लिए तो उसका उसने एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करा। सिर्फ कैश निकलवाया और वो आस्ता आस्ता खर्च करता गया, उसको उसने रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो सिंगल एंट्री सिस्टम अनसाइंटिफिक है। ये स्मॉल बिजनेस हाउसेस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ ट्रांजैक्शन को डबल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन के सिंगल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, कुछ को करते ही नहीं। ये हो गया इसका मीनिंग सिंगल एंट्री सिस्टम। इसका नाम ही सिंगल एंट्री का मतलब ये अधूरा है, इनकम्प्लीट है, अनसाइंटिफिक है। इसको जितनी भी बुराइयां करें उतनी कम है। और दूसरा, जब ये सिस्टम ही अनसाइंटिफिक है तो इसके रिजल्ट भी रिलायबल नहीं होंगे। यानी कि इसका जो फाइनेंशियल पोजीशन, जो बैलेंस शीट बनेगा वो रिलायबल नहीं होगा। इसका प्रॉफिट एंड लॉस भी शायद उतना रिलायबल नहीं बने जितना डबल एंट्री सिस्टम पे बनता है। तो इसकी रिलायबिलिटी कम होती है, लेकिन तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलो कर देती है स्मॉल बिजनेस हाउसेस को कि वो सिंगल एंट्री सिस्टम लागू कर सकते हैं, क्योंकि उनका कॉस्ट बेनिफिट से ज्यादा ना हो। तो ये हो गया इसका मीनिंग। वही मैं आपको समझा दूं, यही लिखा है, बड़ा आसान भाषा में लिखा है, सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट इज अडॉप्टेड बाय द स्मॉल बिजनेस हाउसेस फॉर कन्वीनियंस एंड कॉस्ट सेविंग। उनको सहूलियत होती है इससे और उनकी कॉस्ट भी बचती है। अंडर दिस सिस्टम ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड। ये ऑटोमेटिकली हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, मैं आपको बताऊंगा। Since both the aspect of transaction are not recorded, it is therefore called, क्योंकि इसके दोनों एस्पेक्ट हम रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए इसको सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं या अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं। दो इट इज कन्वीनियंट इन कॉस्ट सेविंग, हालांकि यह सहूलियतमंद है और पैसे भी बचाता है छोटे बिजनेस हाउसेस के, स्मॉल बिजनेस हाउसेस, बट इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन ये ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल वैसी नहीं बताता जैसी डबल एंट्री से हमें बताते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आफ्टर बिजनेस। कंक्लूजन में मैंने लिखा, सम ट्रांजैक्शन हैव ड्यूल एस्पेक्ट रिकॉर्डेड, सम ओनली सिंगल एस्पेक्ट एंड अदर आर नॉट रिकॉर्डेड। आपको पहले ही बता दिया कि जो अनसाइंटिफिक है वो अपनी सहूलियत के अनुसार करता है,
किसी ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट, किसी का सिर्फ एक एस्पेक्ट और किसी को रिकॉर्ड ही नहीं करता है। अब आया कि अंडर दिस सिस्टम हाउ डू वी असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। इस सिस्टम में हम प्रॉफिट और लॉस को कैसे असर्टेन कर लेंगे, तो वो ये तरीका है। प्रॉफिट और लॉस कैन बी असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस। इट कैन बी असर्टेन थ्रू द फॉलोइंग फॉर्मेट। ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया है। ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के थ्रू हम उसका प्रॉफिट या लॉस असर्टेन कर लेंगे। कैसे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिस इज पर्टिकुलर एन अमाउंट। जस्ट ये स्टूडेंट, मैं आपको समझाने जा रहा हूं ये फॉर्मेट क्या है। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, आप साल के आखिर का कैपिटल ले लें, उसमें ड्राइंग को क्या कर दें, ऐड। आप जब फाइनल अकाउंट बना रहे थे बैलेंस शीट, तो ड्राइंग को क्या करते थे, लेस। इसमें उसका उल्टा कर दे, ड्राइंग को क्या करते हैं, ऐड, और एडिशनल कैपिटल को आप क्या करते थे, ऐड, उसको लेस कर दें। तो जो अमाउंट आएगा एडजस्ट करने के बाद उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। अब इस एडजस्टेड कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दें, लेस कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसको माइनस करें। जो डिफरेंस आएगा, अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिट है, अगर ये डिफरेंस नेगेटिव होगा तो लॉस है। मैंने नेगेटिव फिगर को ब्रैकेट में रखा। अगर ये डिफरेंस नेगेटिव में आ जाएगा तो लॉस है, अगर पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट है। इसको ऐसे समझिए, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये आप बैलेंस शीट बना रहे थे फाइनल अकाउंट, ये कैपिटल दिया होता आपको, मानो ये 50,000, आप लिखते थे लेस ड्राइंग्स। मानो ड्राइंग आपकी 10,000 है, तो आपका कैपिटल रह जाता है 40,000। फिर आप करते हैं ऐड एडिशनल कैपिटल 5,000, तो आपका हो जाता है 45,000। फिर लिखते हैं ऐड नेट प्रॉफिट 5,000, नेट प्रॉफिट 7,000, तो आपका ये आ जाता है 52,000। ये 52,000 आपका क्लोजिंग कैपिटल होता है, जो आप बैलेंस शीट में दिखाते हो ना, ये वाला अमाउंट 52,000, ये क्लोजिंग कैपिटल है। इसमें दो चीजें हैं जो प्रॉफिट और लॉस के पैरेलल चल रही हैं, यानी कि लॉस भी कैपिटल को कम करता है और ड्राइंग भी कैपिटल को कम करती है। एडिशनल कैपिटल भी कैपिटल को बढ़ाता है और प्रॉफिट भी कैपिटल को बढ़ाता है। इसका मतलब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर आप ड्राइंग को, ये नेगेटिव है, इसको प्लस कर दें, और एडिशनल कैपिटल ये प्लस है, इसको माइनस कर दें, तो इन दोनों का इफेक्ट को अगर आप जीरो कर दें, फिर दो कैपिटल के बीच का डिफरेंस या तो प्रॉफिट बच जाएगा या लॉस बच जाएगा। करके देख लीजिए, आपका ये क्लोजिंग कैपिटल है 52,000, आप इसमें एडिशनल कैपिटल कितना है 5,000, ये आपने ऐड करा था, इसको लेस कर लीजिए 5,000, तो ये आपका बन जाएगा 47,000। और ड्राइंग आपने 10,000 लेस करी थी, इसको प्लस कर लीजिए, ड्राइंग 10,000 लेस करी थी, इसको प्लस कर लीजिए, ये आएगा 57,000। अब ध्यान से देखिए, अगर आपने ये जो ड्राइंग आपने लेस करी थी, अब आपने ऐड कर दी ड्राइंग्स, और एडिशनल कैपिटल जो आपने लेस ऐड करा था, इसको लेस कर दिया एडिशनल कैपिटल। ये हमने इसलिए करा कि हमने इन दोनों के इफेक्ट को जीरो कर दिया, तो फिर आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना आता है 57,000, राइट। अब आप इस ओपनिंग कैपिटल को इस क्लोजिंग से कंपेयर करो। देखो, अगर आपका ओपनिंग कैपिटल 50,000 था, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है 57,000, तो कैपिटल बढ़ गया, और इंक्रीज इन कैपिटल इज नाउ बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट, क्योंकि एडिशनल कैपिटल के एलिमेंट को आपने जीरो कर दिया। अब जो इंक्रीज हुआ वो प्रॉफिट के कारण से हुआ है। देखो, इतना ही प्रॉफिट है ना 7,000, बस यही ये फॉर्मेट है। इसमें हमने क्या करा, ड्राइंग को ऐड कर दिया, ये जो कैपिटल लास्ट में आता है ये क्लोजिंग होता है, हमने क्लोजिंग कैपिटल को ऊपर लिखा, और ड्राइंग को ऐड कर दिया, एडिशनल कैपिटल को लेस कर दिया, जो आ गया एडजस्टेड कैपिटल, उसमें से ओपनिंग को माइनस कर दिया। अब जो इंक्रीज आ रहा है दैट इज प्रॉफिट, और अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो दैट इज लॉस। फिर मैंने नीचे लिखा, समटाइम्स यू हैव नॉट बीन गिवन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स,
कुछ क्वेश्चन में आपको कैपिटल मिसिंग होगा। समटाइम यू हैव नॉट बीन गिवन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल्स। आपका जहां ओपनिंग दिया होगा तो क्लोजिंग कैपिटल नहीं होगा, जहां क्लोजिंग दिया होगा तो ओपनिंग नहीं होगा, या फिर दोनों मिसिंग होंगे। तो आपने कैसे निकालना है? देन फॉर द असर्टेनमेंट ऑफ दिस कैपिटल, ये कैपिटल को असर्टेन करने के लिए वन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपको दोनों कैपिटल क्वेश्चन में दिए हैं फिर तो ठीक बात है, आपको दोनों कैपिटल चाहिए प्रॉफिट या लॉस को निकालने के लिए। अगर आपको एक कैपिटल दिया और दूसरा नहीं दिया, ओपनिंग दिया तो क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग दिया तो ओपनिंग नहीं है, जो मिसिंग है उसको निकालने के लिए आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब क्वेश्चन ये खड़ा हो गया आपके आगे कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एक स्टेटमेंट है जो सिंगल एंट्री सिस्टम में बनता है, बिल्कुल वैसे जैसे बैलेंस शीट बनाते हो। सिर्फ इसका नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इसलिए रख दिया है क्योंकि ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, तो इसका नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर रख दिया है। ये लिखा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज ए स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। आपको ये दिया है कि इसका फॉर्मेट दिया है असेट और दिया है लायबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, वी डिडक्ट द लायबिलिटी आउट ऑफ द असेट्स। आपको असेट के बैलेंस दिए होंगे, ये डेटर, फर्नीचर, कैश, इसका टोटल करिए, इस टोटल में से लायबिलिटी को माइनस करिए, आपका जो आएगा वो कैपिटल निकल आएगा। मैंने लिखा है we deduct liability out of the assets for the calculation of both the capital। जो भी आपका कैपिटल मिसिंग होगा, ओपनिंग द क्लोजिंग, आप ऐसे करके असेट में से लायबिलिटी को माइनस करके कैपिटल निकल आएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ये बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे बैलेंस शीट बनती है। द फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज एज फॉलो। ये हो गया इसका फॉर्मेट, ये असेट, ये लायबिलिटी, असेट में से लायबिलिटी माइनस करें तो कैपिटल आ जाएगा। प्यारे बच्चों, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया उसका मतलब क्या है, उसमें क्या बनता और क्या नहीं बनता है, उसके फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों जरूरी है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। देखते रहिए वीडियो, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए। जो भी आपको जहां दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।